नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अक्टूबर के महीने में हर साल रिलीज होता है और जब जब ये रिलीज होता है भारत की ग्लोबल इमेज को एक धक्का जरूर लगाता है और इस साल ये धक्का थोड़ा और जोर की लगा है। 2021 के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक थी वो 101 थी आउट ऑफ 121 कंट्रीज, लेकिन 2022 के अंदर इन्होंने इंडिया को 107वें पायदान पर रख दिया है। और दोस्तों, ये जो रैंकिंग बनती है ये दुनिया के 121 देशों को मिलाकर बनती है। आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि दुनिया के अंदर तो 194 मुल्क हैं, लेकिन ये रैंकिंग 121 देशों में ही क्यों मिल रही है? क्योंकि दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये मानना है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इन्हीं को ये ग्लोबल हंगर की जो प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मन, यूनाइटेड किंगडम, ये सो कॉल्ड जो रिच कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हंगर का एज सच कोई इशू नहीं है। ये जो हंगर का इशू होता है ये तो गरीब कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, और ये जो मिडल ईस्ट के अंदर है ये इशू वहीं पर ज़्यादा होता है। इसीलिए ये जो मोटी मोटी 121 कंट्रीज़ हैं ये इसी एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत को काफ़ी नीचे रैंक किया है। दुनिया के 121 देशों में से भारत को उसने रैंक दिए 107। वहीं अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करूं तो आंकड़े बड़े चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं भारत के पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 121 देशों के अंदर से रैंक दी है 84। रिसेंटली बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी वो अबाउट टू कोलैप्स थी। बांग्लादेश IMF से लोन की गुहार कर रहा था। भारत ने भी बांग्लादेश की इकोनॉमिकली काफ़ी मदद की, तब जाके बांग्लादेश इकोनॉमिकली स्टेबल हो पाया। और वहीं अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका का इकोनॉमिकल क्राइसिस किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका को ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर रैंक मिली है 64। बात करूं भारत के तीसरे पड़ोसी मुल्क म्यांमार की, तो दोस्तों म्यांमार को रैंक मिली है 71। ये और भी ज़्यादा चौंका देने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक साल पहले ही म्यांमार की जो लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करके वहाँ की जो क्रूर मिलिट्री थी उन्होंने अपना शासन ले लिया है। और दोस्तों, आप कैसे कह सकते हैं कि एक मिलिटरीली जो एक कूप करके जो गवर्नमेंट आई थी वो एक एक्चुअल आंकड़े प्रोवाइड करेगी? बहुत डाउट क्रिएट करता है ये इंडेक्स। वहीं भारत के छोटे पड़ोसी मुल्क नेपाल को रैंक मिली है 81। और दोस्तों, इस इंडेक्स के अंदर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली रैंकिंग है पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी बची ही नहीं है, पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है। और पाकिस्तान की कंट्री के अंदर रिसेंटली एक बाढ़ आई है जिससे पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 50 साल पीछे जा चुका है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान की 1/3 जो आबादी है वो इस टाइम बाढ़ से प्रभावित है। खाने के लिए फसलें सब खराब हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को जो रैंक मिली है वो भारत से कहीं बेहतर है। पाकिस्तान को 121 देशों के अंदर से 99 रैंक मिली है। भारत की रैंक पाकिस्तान से भी 8 पायदान नीचे रखी। दोस्तों, शायद इनको ये नहीं पता कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है। दोस्तों, कोरोना काल के अंदर भारत के अंदर किसी की भी मृत्यु भूख से नहीं हुई। कोरोना काल के अंदर पूरे देशवासियों को मुफ्त के राशन मिले थे। दोस्तों, भारत की रैंकिंग बस एक ही देश से आगे है पूरे एशिया के अंदर, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक 109 है। दोस्तों, इस सारी इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर समझ आई होगी कि कुछ ना कुछ तो इस इंडेक्स के अंदर कमी है, या फिर इस इंडेक्स को जो कैलकुलेट करने वाली मेथडोलॉजी है उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर तो ज़रूर है। चलिए उसी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट के अगर ऊपर जाएं तो इन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने के लिए जो इंडिकेटर दिए हैं वो हैं 4। पहला इंडिकेटर तो है माल न्यूट्रिशन, दूसरा इंडिकेटर है चाइल्ड शंटिंग, तीसरा इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी। दोस्तों, अगर मैं इसके सबसे पहले इंडिकेटर की बात करूं तो वो था माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? दोस्तों, हिंदी में अगर बोलूं तो कुपोषण, कि कितने परसेंट जो देश की पॉपुलेशन है उसको एक लिमिटेड जो एक मिनिमम कैलोरी चाहिए होती है जीवित रहने के लिए वो उसको मिल पा रही है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए एक
अडल्ट इंसान है उसको एक दिन में जीने के लिए 1500 मिनिमम कैलोरी तो चाहिए। अगर उस इंसान को एक दिन के अंदर उसका जो कैलोरी इनटेक है वो 1500 कैलोरी नहीं हो पाता तो वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं मैं इसके अगर दूसरे इंडिकेटर की बात करूँ तो वो है चाइल्ड स्टंटिंग। दोस्तों इसके अंदर पॉपुलेशन का वो प्रपोर्शन आता है कि जिसके अंदर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो हाइट है वो अंडर साइज रह जाती है, यानी कि जो 5 साल के बच्चों की हाइट होनी चाहिए वो नहीं रह पाती। और ये इन्होंने ऐड इसलिए किया गया है क्योंकि इनका ये मानना है कि कुपोषण की वजह से ही बच्चों की जो एक्चुअल ग्रोथ है वो रुक जाती है। और वहीं अगर मैं तीसरी इसके इंडिकेटर की बात करूं तो वो था चाइल्ड वेस्टिंग। इसके अकॉर्डिंग 5 या 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो हाइट होती है वो अपनी हाइट के हिसाब से अंडर वेट होते हैं, तो वो भी इस जो माल न्यूट्रिशन की कमी से ही होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इसको भी अपने इंडिकेटर के अंदर जगह दी हुई है। वहीं अगर मैं इसके चौथे इंडिकेटर की बात करूं तो वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो 5 या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनकी माल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, उसको भी इन्होंने इस इंडिकेटर के अंदर जोड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के चारों इंडिकेटर के बारे में आपको बताया। अब दोस्तों ये जो चारों इंडिकेटर हैं इनको निकालने के लिए एक आपको डाटा भी चाहिए। तो दोस्तों ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स डाटा कहाँ से लेके आता है? दोस्तों मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात ये है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, इसके पास अपना कोई डाटा नहीं है। ये यूएन की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेता है, उनको कॉपी पेस्ट करता है और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से फिर एक ये जो एररफुल जो इसका इंडिकेटर है, जो इसका इंडेक्स है, उसको रिलीज़ करता है। और उसके बाद ही ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे हो जाए, श्रीलंका इंडिया से आगे हो जाए। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है। इसी वजह से भारत की सरकार ने भी ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो मेथडोलॉजी है इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए हैं और कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो इंडेक्स रिलीज हुआ है ये फुल ऑफ एरर है। और इससे होगा क्या? इससे भारत की जो इमेज है ग्लोबली इसको मलाइन करने की एक नाकामयाब कोशिश की जाएगी। सरकार का ये भी कहना है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने के इंडिकेटर हैं, इसके जो पहले जो 3 इंडिकेटर हैं उनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ 5 या 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड है। और वहीं अगर मैं इसके चौथे इंडिकेटर की बात करूं तो दोस्तों आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी और बड़ी हंसी भी आएगी कि भारत की पॉपुलेशन करीब करीब है 130 करोड़, लेकिन इस 130 करोड़ का हंगर इंडेक्स बनाने के लिए ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो सो कॉल्ड एजेंसी है, इन्होंने केवल और केवल 3000 लोगों का सैंपल साइज लिया है नहीं ये मजाक की बात? शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों भारत की सरकार ने इस इंडेक्स को रिजेक्ट किया है, और आपको खुद भी ये समझ आ गया होगा कि ये इंडेक्स कितना ही वेग है। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, ये जो इस तरीके के जो सो कॉल्ड इंडेक्स रिलीज होते हैं जिसके अंदर एक किसी पर्टिकुलर देश को टारगेट किया जाता है, जैसे कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत को टारगेट किया गया है, क्या ऐसे देशों को कुछ इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए या जैसा चल रहा है चलते रहना चाहिए? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने जो व्यूज़ हैं वो दीजिए। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। वहीं इस नोट के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।